स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन इज द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड. ठीक है. अब वेपोराइजेशन क्या है? वेपोराइजेशन इज बेसिकली, इवेपोरेशन में हमने कंटेनर जो था ओपन कंटेनर लिया था. वेपोराइजेशन में हम क्या लेते हैं? क्लोज्ड कंटेनर लेंगे. और जो वेपर्स बनेंगे लिक्विड के, उसका प्रेशर देखेंगे क्या है. दिस मेजरमेंट इज नोन एज वेपोराइजेशन. कि वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन. जबकि इवेपोरेशन में वेपर्स तो सरफेस से निकलते जा रहे थे, हम उन्हें कलेक्ट नहीं कर रहे थे. सो लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ वेपोराइजेशन. It is the pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium with the liquid at given temperature. This is called vaporization. यहां पर देखें, pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium. किसके साथ इक्विलिब्रियम है? जिस लिक्विड के वेपर्स बनने हैं उनके दरमियान, यानी वेपर्स और लिक्विड का यहां पर इक्विलिब्रियम बन जाता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों स्टेट्स इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करती हैं, कि लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होंगे. और यहां पर हमने कंडीशन मेंशन की थी कि क्लोज्ड कंटेनर हम लेंगे. इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, अगर हम एक ओपन वेसल लें और उसके अंदर हम अपना डिजायर्ड लिक्विड रखें जिसका हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स बन रहे हैं ड्यू टू इवेपोरेशन. अब ये वेपर्स इस कंटेनर में स्टे नहीं कर रहे बल्कि मूव करते जा रहे हैं. अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर लें, यानी इसके ऊपर लिड रख दें, तो फिर हम देखेंगे कि जो वेपर्स बनते जा रहे हैं वो स्टॉक होते जाएंगे. अब इन वेपर्स के दरमियान क्या हो रहा है? कोलाजन स्टार्ट हो गई है. अब ये वेपर्स कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे, आपस में भी कोलाजन करेंगे और लिक्विड की सरफेस के साथ भी कोलाइड करेंगे. इस कोलाजन के दौरान हम देखेंगे कि क्या होगा कि वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. अब यहाँ पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन करेंगे. एक तो इवेपोरेशन, दैट इज एस्केप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज, और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, वेपर फेज से लिक्विड स्टेट में चेंज होना. एक टाइम आएगा कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जितनी अमाउंट में वेपर स्टेट में चेंज हो रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे उस अमाउंट से जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और इस पॉइंट पे जो वेपर्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड के ऊपर, तो उसको हम मेजर करके कहेंगे दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. सो स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम इसके देखते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द वेपर प्रेशर. जी, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपोराइजेशन को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं दैट डू नॉट इफेक्ट द वेपोराइजेशन. डू नॉट इफेक्ट वेपोराइजेशन. उसके अंदर सबसे पहले है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इसका मतलब है कि अगर आप एक लिक्विड ये स्मॉल कंटेनर में लेते हैं, ठीक है, और एक आपके पास सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ लार्ज कंटेनर. अब इन दोनों का
वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वेपर प्रेशर इनके वॉल्यूम से इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितने वेपर्स बन रहे हैं उसी तरह से कंडेंसेशन रेट भी उसी तरह से होगा। सेकंड इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड, कि जिस लिक्विड ने वेपराइज होना है या जिस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी अमाउंट पे भी नहीं डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये दो सेम कंटेनर मैंने लिए हैं, सेम साइज के कंटेनर हैं, ऑलमोस्ट सेम। चलें इसको और एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेम साइज के कंटेनर हैं, एक कंटेनर में मैंने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लिक्विड ऐड किए, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड इज एडेड, और दूसरे के अंदर मैंने बहुत ज्यादा लिक्विड डाला है, तो स्टिल यहाँ पर जो वेपर फॉर्मेशन होगी या वेपर प्रेशर है वो इनकी अमाउंट से इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन तो सरफेस एरिया से इफेक्ट होती थी, क्योंकि जितना हमने कहा था सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही इवेपोरेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर बात है क्लोज्ड कंटेनर की। क्लोज्ड कंटेनर की बात है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उतनी ही अमाउंट में वेपर्स वापस कंडेंस भी तो होंगे, क्योंकि हमने कहा कि वेपराइजेशन या यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, तो अगर ज्यादा अमाउंट में वेपर्स बन रहे हैं ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया तो उतनी ही अमाउंट में वेपर्स कंडेंस होके लिक्विड में भी तो वापस जा रहे हैं ना। इस वजह से सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट रियली इफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमारे पास आएगा टेम्परेचर। जी, टेम्परेचर वो फर्स्ट फैक्टर है दैट विल इफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। किस तरह से? ये कंटेनर में लिक्विड है, जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ज्यादा अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में चले जाएंगे, और ये ज्यादा अमाउंट के जो वेपर्स हैं दैट विल एक्सर्ट मोर प्रेशर, और इस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यू कैन से टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। अगर हम यहाँ पर वाटर की एग्जांपल लें और इसका वेपर प्रेशर हम देखें कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, तो ये आपके पास आपकी बुक में टेबल है। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है और दूसरी तरफ हमने वाटर का वेपर प्रेशर टॉर में मेजर किया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, 4.57 टॉर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर है 4.57 टॉर। जब हमने 10 डिग्रीज इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, यहाँ पर अब टेम्परेचर ज्यादा करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो वेपर प्रेशर बढ़कर 0.920 टॉर हो गया। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर का डिफरेंस कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है, ठीक है। फर्दर हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 90 और 100 के दरमियान कितना डिफरेंस आता है, 90 और 100 के दरमियान। 90 पे वेपर प्रेशर है 527.8 यानी 527 टॉर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास आता है 760 टॉर। तो यहाँ पर तकरीबन 240 टॉर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसी तरह से मजीद बढ़ती जा रही है और वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है। सो यू कैन से वेपर प्रेशर इज affected by the increase in temperature. Second factor that will affect the vapor pressure of a liquid is the intermolecular forces
present in a liquid. जी, intermolecular forces are the forces present between the molecules. अब यहाँ पर ये जो फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन रखती हैं, उनको इकट्ठा रखती हैं. ये फोर्सेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मॉलिक्यूल्स के लिए मुश्किल होगा कि वो इस लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएं. आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 580 टॉर. इट मीन्स कि इस के अंदर आइसोपेंटेन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं. वीक होंगी तो क्या होगा कि ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे वेपर्स में, वेपर्स इंक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो दैट इज़ 580 टॉर. जबकि यहाँ पर सबसे कम वेपर प्रेशर किसका है? ग्लिसरॉल का. तो इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो अपने मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगी या कम अलाउ करेंगी कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हों, इसलिए वेपर्स कम बनेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर. और जब वेपर्स कम होंगे तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. तो इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल का जो वेपर प्रेशर हमारे पास है दैट इज 0.00016 टॉर, इस कदर कम है. यू कैन से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस are very important for vapor pressure determination. Intermolecular forces are directly proportional to the vapor pressure. As the intermolecular forces increases, vapor pressure will decrease. So you can say intermolecular forces are inversely proportional to vapor pressure. ठीक है, आपने शॉर्टकट स्टूडेंट्स याद रखना है. ये अगर आप इतना सा पॉइंट याद कर लें कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, तो आप इसको खुद से जस्टिफाई कर लेंगे. एक लाइन जस्ट, व्हेन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, या यू कैन से व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. इसी तरह से इसके ऑपोजिट ले जाएं कि टेम्परेचर डिक्रीज होने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा. यहाँ पे भी सिंपल आप ये वाला रिलेशन याद रख लें, जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कम होंगी तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि इस प्रेशर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, कि कौन से मेथड है जिससे हम इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स हैं उनका प्रेशर मेजर कर सकते हैं. सो कमिंग ऑन टू द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, लेकिन उसके अंदर जो मोस्ट एक्यूरेट और जो मोस्ट कॉमनली यूज है दैट इज द मैनोमेट्रिक मेथड. मैनोमेट्रिक मेथड में सिंपल हम एक मैनोमीटर यूज करते हैं. पहले हम मैनोमीटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और उसकी वर्किंग देखते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा. मैनोमीटर क्या होता है? ये सिंपल एक यू ट्यूब होती है. थोड़ा सा इसको नीट करके बनाते हैं. स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में फिगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ख़ास तौर पे जो इस तरह के प्रोसेस हैं, तो फिगर्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें. जी, ये यू ट्यूब होती है. अब इसके अंदर क्या होता है, हम एक लिक्विड रखते हैं. कॉमनली ये लिक्विड मरकरी होता है. ठीक है, इस यू ट्यूब के अंदर क्या है? मरकरी फिल होता है और इसकी दो लोब्स जो होती हैं इस तरह से, इसके साथ एक स्केल लगा होता है जो कि इन कॉलम्स की हाइट को मेजर करेगा. ये 1 2 3 4 5 6 7. अगर ये मैं मरकरी को रेड से शो कर दूं, द रेड थिंग इन द यू ट्यूब दैट इज द मरकरी. ठीक है, अब ये वाला जो ट्यूब का पार्ट होता है दैट इज ओपन और यहां पर एयर इसके अंदर एंटर होती है और जो एयर का प्रेशर होगा जो कॉमनली दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर मरकरी की इस सरफेस के ऊपर
यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और ये जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज अटैच्ड टू द फ्लास्क इन विच डिजायर्ड लिक्विड इज प्रेजेंट। वो लिक्विड प्रेजेंट है जिसका हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेकेंड ट्यूब का पार्ट किसके साथ अटैच है? उस फ्लास्क के साथ जिसके अंदर वो लिक्विड मौजूद है जिसके हमने वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और इस ट्यूब का इस फ्लास्क की जो दूसरी अटैचमेंट होती है दैट इज विद द वैक्यूम पंप। यहां पर क्या है? वैक्यूम पंप। ये फ्लास्क हम किस में रखते हैं? इन द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में रखने का मकसद है कि जो हम इसको टेम्परेचर देना चाहते हैं वही इसका टेम्परेचर रहे, और आउटसाइड सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इसके टेम्परेचर को इफेक्ट ना करे। तो ये थर्मोस्टेट जो है, ये एक मोटा सा इस तरह से ये शीट को हम शो करें, दैट इज द थर्मोस्टेट, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लास्क के गिर्द एक लिक्विड होता है, इसके अंदर हम फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हैं। पहले इसका पर्पस मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐड किया। पहले हम इसका पूरा प्रोसेस देख लें। और यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर एक थर्मामीटर हम रखते हैं दैट विल measure the temperature inside that thermostat, ठीक है। ये थर्मामीटर है। ये सारी इसकी असेंबली है, दैट इज द मैनोमीटर। ये वो फ्लास्क है जिसके अंदर हमने लिक्विड लिया है। इस फ्लास्क का एक जो टर्मिनल है वैक्यूम पंप के साथ अटैच है, दूसरा जो है वो मैनोमीटर की ट्यूब की एक टर्मिनल के साथ अटैच है। ये पूरी फ्लास्क हमने थर्मोस्टेट के अंदर रखी हुई है, और इस थर्मोस्टेट के अंदर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है। एक थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर करेगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये पूरा apparatus किस तरह से वर्क करता है। सो लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने मैनोमेट्रिक मेथड की असेंबली है। अभी हमने इसके सारे पार्ट्स को डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम मरकरी कॉलम की लेंथ्स को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। उनकी इनिशियल लेंथ्स देख लेते हैं कि मरकरी कॉलम्स की इनिशियल लेंथ्स क्या हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, ताकि हम इनका डिफरेंस नोट करके वेपर प्रेशर को मेजर कर सकें। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लास्क के अंदर लिक्विड है उसे फ्रीजिंग मिक्सचर के ज़रिए फ्रीज कर लेंगे। फिर हम वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे ताकि फ्लास्क के अंदर जितनी एयर है वो उसको निकाल ले, ठीक है। अब हम लिक्विड को दोबारा से मेल्ट करेंगे। मेल्टिंग से क्या होगा, जो इंट्रैप्ड एयर लिक्विड के अंदर थी वो दोबारा से निकल आएगी। हम अपने लिक्विड को दोबारा से फ्रीज कर लेंगे, वैक्यूम पंप ऑन करेंगे, अब जो इंट्रैप्ड एयर थी उसको भी निकाल लेंगे। ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे ताकि मैक्सिमम एयर हम निकाल सकें। जब हम ये कंफर्म कर लें कि तमाम एयर निकल चुकी है, फिर हम क्या करेंगे, अपने लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीटिंग से क्या होगा कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब ये वेपर्स जो हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द मरकरी कॉलम। जब मरकरी कॉलम पर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, उनकी हाइट में डिफरेंस आएगा। अब ये जो हाइट डिफरेंस आया है हम इसको मेजर कर लेंगे, और इस हाइट डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज डेल्टा एच। इस मेजरमेंट से हम फर्दर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर करेंगे। किस तरह से, इक्वेशन के जरिए हम देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बाय द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ मरकरी कॉलम। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने इसकी वर्किंग देखी। डेल्टा एच हमने कहा था दैट इज द डिफरेंस इन द हाइट्स, कि जो यहां पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ था बाय द लिक्विड, उसकी वजह से यहां पर मरकरी लेवल में हाइट डिफरेंस आया था इस तरह से। ये पहले इसका इनिशियल लेवल है और ये इसका
फाइनल लेवल है। अब ये जो हाइट डिफरेंस है हमने इसको क्या कहा था, डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच इज द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम अब स्टूडेंट्स यहां पर ये वाला मर्करी का लेवल नीचे क्यों जाता है, क्योंकि यहां पर फ्लास्क के अंदर इस मर्करी कॉलम को एयर का प्रेशर के साथ साथ लिक्विड के वेपर प्रेशर, ये दोनों प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट हो रहे हैं, इसलिए मर्करी का ये वाला जो टर्मिनल है ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिससे हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H। यहां पर डेल्टा H हमने कहा दैट इज डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, वेयर एज PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm और P हमारे पास क्या है, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन को मैं यहां पर थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देती हूं, P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H, ठीक है। यहां पर हमने इनको तीनों को देख लिया और वेपर प्रेशर क्या हुआ, सम ऑफ द प्रेशर और सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ मर्करी लेवल, इनकी सम का हमारे पास आंसर आएगा। इस सम को हम कहेंगे दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। अब आपने देखा होगा कि वेपराइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाज द सिंपल एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, जबकि वेपराइजेशन दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑन अ लिक्विड सरफेस, और ये क्लोज कंटेनर में होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।